मित्रों, मैं संदेश अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और कंटेम्पररी पैराडाइम्स की हम स्टडी कर रहे हैं। उसके पहले अभी जस्ट पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने जो व्यवहार परक भूगोल है, बिहेवियरल जियोग्राफी, एक हमारा दूसरा कंटेम्पररी पैराडाइम, उसकी स्टडी की थी। इसके पहले हम लोग क्वांटिटेटिव इवोल्यूशन और पॉजिटिविज्म देख चुके हैं। ये हमारा तीसरा आज पैराडाइम है, ह्यूमनिस्टिक जियोग्राफी, मानववादी भूगोल। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं जो हमारा पढ़ने का तरीका है। हम पहले मेन कॉन्सेप्ट देखेंगे, फिर इसका डेवलपमेंट के क्या रीजंस रहे और कौन कौन से इसमें इम्पोर्टेंट जियोग्राफर्स रहे। फिर इसके बाद इसमें कुछ मेथड्स हैं, उनको हम देखेंगे और अंत में हम इसकी आलोचना करेंगे। तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए तुरंत अपने टॉपिक पे आते हैं और पहली वाली हेडिंग से शुरू करते हैं, मेन कॉन्सेप्ट से। फ्रेंड्स, अगर हम लोग इसके बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करें, यहाँ से आपको अगर शॉर्ट नोट लिखना होगा तो उसका भी मैटर आपको मिल जाएगा। मानववाद भूगोल के क्षेत्र में 1960 के दशक में आने वाली एक विचारधारा है। 1960 के दशक के बिल्कुल मतलब स्टार्टिंग में नहीं, अगर थोड़ा सा ज़्यादा डीपली देखेंगे तो 1960 का दशक जब बीत रहा था उस वक्त इसका धीरे धीरे मतलब कह सकते हैं कि आना शुरू हुई ये विचारधारा, क्योंकि कोई विचारधारा एक दिन में तो आ नहीं जाती है, धीरे धीरे उस क्षेत्र में काम होना शुरू होते हैं। तो 1960 का दशक मैंने यहाँ लिखा है, बट मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूं कि 1960 के दशक का जो अंतिम फेज था वहां पर इसकी स्टार्टिंग हम मान सकते हैं, और इसी प्रायः समकालीन चिंतन फलक कंटेम्प्रेरी पैराडाइम के अंतर्गत शामिल किया जाता है, जो कि हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि 1950 के बाद के जितने भी हमारे पैराडाइम्स हैं उनको हम लोग कंटेम्प्रेरी में ऐड करते हैं। भूगोल में मानववाद का सर्वप्रथम आरंभ 20वीं सदी के पूर्वार्ध में विडाल डी लाप्लास या वाइडल डी लाप्लास के नेतृत्व में फ्रेंच जियोग्राफर्स ने किया था। आपको संभववाद याद होगा, अगर आपने संभववाद वाला चैप्टर नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, वहाँ हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में बात की है। लेकिन यहाँ पर मैं उतनी डिटेलिंग नहीं करूँगा, बट शॉर्ट में मैं आपको बता दे रहा हूँ कि संभववाद की विचारधारा बेसिकली एक फ्रेंच विचारधारा है। ब्लाश महोदय इसके प्रवर्तक माने जाते हैं और ये लोग ये मानते हैं कि मनुष्य का स्थान प्रकृति से ज़्यादा ऊंचा है। प्रकृति मानव के लिए सिर्फ एक एडवाइजर या सलाहकार के रूप में है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो बेसिकली जो पॉसिबिलिज्म या संभववाद की विचारधारा है वो मनुष्य को ज़्यादा प्रधानता कह सकते हैं, प्रधानता या प्रमुखता देती है, मनुष्य को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने का कार्य करती है। और ये एक फ्रेंच विचारधारा है। और ब्लाश द्वारा प्रतिपादित संभववाद और विशिष्ट जीवन पद्धति, अभी हम लोग जब ब्लाश पे बात करेंगे डिटेल में तो वहां पर मैं आपको विशिष्ट जीवन पद्धति के बारे में समझाऊंगा। तो जेनरे दिवी से बोलते हैं। अक्सर पूछा जाता है कि विशिष्ट जीवन पद्धति का जो विचार है ये किसका है, तो यहाँ से आपकी एक चीज ये भी क्लियर हो गई कि विशिष्ट जीवन पद्धति यह जो जेनरे दिवी की संकल्पना है ये ब्लाश महोदय की है, और पॉसिबिलिज्म भी ब्लाश महोदय के द्वारा दिया गया है। यहाँ मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बता दे रहा हूँ विशिष्ट जीवन पद्धति क्या होता है। विशिष्ट जीवन पद्धति का मतलब सिर्फ इतना ही है कि बेसिकली अगर हम किसी स्थान पे रहते हैं, मनुष्य बेसिकली मनुष्य के संदर्भ में मनुष्य किसी स्थान पे रहता है तो आसपास का जो उसका वातावरण है वो काफी हद तक उससे प्रभावित होता है, और एक उसका कह सकते हैं जीवन का एक विशिष्ट पद्धति बन जाती है, काफी उसको अपने उस वातावरण से जुड़ाव हो जाता है। तो ऐसे ही कुछ बातें और भी उन्होंने बताई हैं। जब हम लोग विशिष्ट जीवन पद्धति पे बात करेंगे तो डिटेल में इस पे बात होगी। यहाँ सिर्फ मैंने आपको उसका एक छोटा सा हिंट सिर्फ दिया है। तो विशिष्ट जीवन पद्धति और संभववाद की जो ये विचारधारा है ये ब्लाश महोदय की है, और संभववाद में क्या बताया गया, ह्यूमन को इम्पोर्टेंस दिया गया। और फिर जो है यहीं से बात आती है जो मानववाद, ये विचारधारा आने के बाद ये फिर नवनियतिवाद आया, फिर बाकी चीजें आई, तो ये थोड़ी सी कह सकते हैं लुप्त हो चुकी थी। उसके बाद 1960 के दशक के अंतिम समय में मानववाद की जो विचारधारा आई वो भी कहीं ना कहीं संभववाद पर ही बेस्ड थी, क्योंकि मानववाद में भी मनुष्य को इम्पोर्टेंस देने की बात की गई थी। इसमें भी बेसिकली जो मनुष्य की सृजनात्मकता है, मनुष्य की कार्यकुशलता है, मनुष्य की क्षमता है, उन पे बात करने, उन पर कह सकते हैं उन पर जोर दिया गया, और ये काफी हद तक अलग थी।
क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन में सिर्फ मैथ, जियोमेट्री, स्टैटिक्स पे बात की गई, बिहेवियरल जियोग्राफी में व्यवहार की बात की गई, लेकिन ह्यूमनिस्टिक जियोग्राफी में इन दो चीज़ों को छोड़ दिया गया, इसमें फोकस किया गया ह्यूमन की एबिलिटी पे, मानव की क्षमताएं हैं, मानव की सृजनात्मकता, मानव की क्रियाशीलता, मानव की कार्यकुशलता, इन सभी बातों पे जोर दिया गया। और समकालीन मानववाद का विकास 1970 के दशक में मात्रात्मक क्रांति के विरोध में हुआ था और 1976 में ईफू तूफान, इस जो पूरे टॉपिक में बहुत ज़्यादा आपको विचारक या भूगोलवेत्ता नहीं मिलेंगे। सबसे बड़ा नाम सिर्फ एक ही है, वो है ईफू तूफान। ईफू तूफान महोदय ने मानववादी ह्यूमनिस्टिक शब्दावली का सबसे पहले यूज किया। मतलब कि मानववाद जो टर्म है, ह्यूमनिस्टिक जो टर्म है, उसका यूज किया और पूरे विश्व को इससे परिचित कराया। ईफू तूफान के बारे में मैं आपको थोड़ी सी बातें और बता दूं। ईफू तूफान एक अमेरिकन चाइनीज जियोग्राफर है। ये इनका जन्म चाइना में हुआ था और इसके पश्चात ये कनाडा के विश्वविद्यालयों में भी प्रोफेसर रहे। ये अमेरिका के बहुत सारे विश्वविद्यालयों में भी प्रोफेसर रहे। हालांकि अभी ये रिटायर हो चुके हैं और अभी ये जीवित हैं, ईफू तूफान महोदय। तो ये इन्हें माना जाता है अमेरिकन चाइनीज जियोग्राफर। तो यहाँ से आपकी बहुत सारी चीज़ें तैयार हुई। एक तो पॉसिबिलिज्म किसने दिया? विडाल डी लाप्लास ने। जेंडर दीवी का कॉन्सेप्ट भी प्लाश महोदय का है। और ह्यूमनिस्टिक जियोग्राफी में ह्यूमनिस्टिक टर्म का यूज और ह्यूमनिस्टिक को फेमस करने का काम, ये सारी चीज़ें जो भी अगर किसी विद्वान का नाम उस क्षेत्र में सबसे बड़ा आता है ह्यूमनिस्टिक जियोग्राफी में, तो वो है आपके ईफू तूफान, जो कि एक अमेरिकन चाइनीज जियोग्राफर है। तो इतनी चीज़ें आपकी यहाँ से क्लियर हो गई हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको बता दिया, जो भी बातें यहाँ पे लिखी गई हैं। मानववादी भूगोल में बेसिकली मानव पे फोकस किया गया, मानव की सृजनात्मकता, मानव की कार्यकुशलता, मानव की क्षमता, इन सभी बातों पे जोर दिया गया। ये तो हो गया इसका मेन कॉन्सेप्ट। अगर इसके विकास के हम कारण की बात करें तो इसके विकास के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। बेसिकली फ्रेंड्स, इसके विकास के कारण में मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ। मानचित्र, ग्राफ, समीकरण से हम भावनाओं को व्यक्त नहीं कर सकते। पृथ्वी का अध्ययन मनुष्य के घर की तरह होना चाहिए। हर जगह हम मैथ का यूज, जियोमेट्री का यूज, स्टैटिक्स का यूज, इन सभी चीजों का यूज हम नहीं कर सकते। मानवतावादी भूगोल मानता है कि मनुष्य या मानववादी ज्यादा सही रहेगा। मानववादी, मानवतावादी का अर्थ थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। मानववादी भूगोल मानता है कि मनुष्य सोच, विचार तथा अपनी क्षमता के प्रयोग के द्वारा अपनी परिस्थितियों में सुधार ला सकता है। पूरी तरीके से ये बेस्ड है कि मनुष्य कितना क्षमतावान है, इसी पर ये पूरी की पूरी विचारधारा आधारित है। यह मानवीय जगत के बारे में बोध कराने का साधन है। मानव का प्रकृति व संसाधनों के साथ उनके भौगोलिक क्रियाओं, भावनाओं, विचारों द्वारा संबंधों को यह स्पष्ट बनाता है। तो कहने का ये तात्पर्य है कि जो हमारा मानववादी भूगोल है, इसमें पूरी तरीके से जो मनुष्य की कुशलता है उस पर बल दिया गया है। क्योंकि ऑलरेडी हम लोग क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन की आलोचना में मैंने आपको ये सारे पॉइंट्स बताए थे, और बिहेवियरल वाले में भी आपको याद होगा। काफ़ी हद तक बिहेवियरल और इसका जो मैटर है बिल्कुल सेम नहीं है, लेकिन काफ़ी हद तक आपको मिलता जुलता लगेगा। क्योंकि बिहेवियरल का भी जो उद्भव हुआ वो क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन की आलोचना के फलस्वरूप हुआ, और मानवतावादी भूगोल, ह्यूमनिस्टिक जियोग्राफी का जो उद्भव हुआ, जो इवोल्यूशन हुआ, वो भी क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन की आलोचना के फलस्वरूप हुआ। तो बेसिकली इसमें भी वही सारी चीज़ें बताई गई हैं कि हर जगह हम मैथ का, जियोमेट्री का, स्टैटिक्स का, इन सभी चीज़ों का यूज़ हम नहीं कर सकते। क्योंकि हमें किस चीज़ पे फोकस करना है? हमें मानव की सृजनात्मकता पे, मानव के कह सकते हैं कार्यकुशलता पे, मानव की क्षमता पे, इन सभी चीज़ों पे हमें फोकस करना चाहिए। ये बातें बताते हैं जो भी हमारे मानवतावादी भूगोलवेत्ता हैं। तो विकास के कारण में बहुत ज़्यादा हमें व्याख्या नहीं करनी है, हमें सिर्फ इसके मेन कॉन्सेप्ट को बताना है। विकास के कारण में मैंने आपको कुछ पॉइंट्स दिखा दिए हैं और कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको समझा दिया है, तो आप इसको समझ के आसानी से लिख सकते हैं। और सभी चीज़ों के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा ही लिखना है, क्योंकि इसमें अभी आगे और भी मैटर आपको काफ़ी ज़्यादा मिलेगा। तो बेसिकली ये दो चीज़ें हो गई हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं इसके
जो इसकी विधियां हैं, मेथड्स को हम लोग देख लेते हैं। इसमें दो मेथड्स यूज होते हैं, एक है फेनोमेनोलॉजिकल मेथड और हमारा जो दूसरा है वो है आइडियलिस्टिक मेथड, समृद्धि शास्त्र और आदर्शवादी विधि। ज़्यादा हम डिटेलिंग नहीं करेंगे क्योंकि जब आप इनको पढ़ेंगे, मैं पर्सनली आपको बता रहा हूँ, फिनोमेनोलॉजिकल मेथड और आइडियलिस्टिक मेथड, बहुत ज़्यादा आपको इसमें क्लियरिटी नहीं मिल पाएगी बुक्स में। तो मुझे जितना समझ में आया, दोनों की जो बात है बेसिकली फिनोमेनोलॉजिकल मेथड में और आइडियलिस्टिक मेथड में, सबसे पहले तो एक चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ कि एडमंड हर्सल महोदय को फिनोमेनोलॉजिकल मेथड का कह सकते हैं आधुनिक समृद्धि शास्त्र का, समृद्धि शास्त्र मतलब फिनोमेनोलॉजी, इसका जन्मदाता माना जाता है। और ह्यूमन जियोग्राफी में जिन्होंने यूज़ किया सबसे पहले इसे, वो थे ई रैल्फ। तो फिनोमेनोलॉजिकल मेथड से जुड़े दो नाम आपको मिल गए, एडमंड हर्सल और ई रैल्फ ये। और जो हम लोगों का दूसरा वाला वो है, क्या कहते हैं, मेथड है, वो मेथड है हम लोगों का कौन सा, वो मेथड है आइडियलिस्टिक मेथड। और इसमें जो इम्पोर्टेंट नाम है वो है आरसी हैरिस, एक कनाडियन जियोग्राफर, और दूसरे एल गुवेल्के। एल गुवेल्के और आरसी हैरिस, कनाडियन जियोग्राफर, 1971। ये दो लोग इम्पोर्टेंट हैं आइडियलिस्टिक मेथड में। एक तरीके से जियोग्राफी में इन लोगों ने इसकी स्टार्टिंग करी, और पहले वाले में हमने देख ही लिया, उसमें हर्सल और ई रैल्फ इम्पोर्टेंट है। हर्सल ने स्टार्टिंग करी और ई रैल्फ, हर्सल ने मतलब एक तरीके से वो जन्मदाता माने जाते हैं फिनोमेनोलॉजी के, फिनोमेनोलॉजिकल मेथड के, और ई रैल्फ ने जियोग्राफी में उसको यूज़ किया। बेसिकली जो हमारा आइडियलिस्टिक मेथड होता है और फिनोमेनोलॉजिकल मेथड होता है, यही मेथड ऑलमोस्ट यूज़ होता है बिहेवियरल जियोग्राफी में भी, और यही चीज़ें यूज़ होती हैं ह्यूमनिस्टिक जियोग्राफी में भी। आगे अभी हम पढ़ेंगे महिलावादी भूगोल। महिलावादी भूगोल में उसमें भी यही दोनों पद्धतियां यूज होती हैं। बेसिकली इसमें बताया क्या जाता है कि मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन, मेंटल मैप का अध्ययन, व्यक्ति सोच क्या रहा है, उसके व्यक्तिगत विचार क्या है किसी पर्टिकुलर चीज के संबंध में, इन सभी चीजों को हम बेसिकली इन दोनों पद्धतियों में शामिल करते हैं। तो जो भी हमारा इस तरह का अध्ययन होता है जिसमें हम विचार को देखें, मनुष्य के व्यवहार, विचार, अनुभव और उसके व्यक्तिगत विचार कह सकते हैं, उसका उसके मस्तिष्क में किसी चीज को लेके जो एक छवि बनी हुई है जिसे हम मेंटल मैप कह सकते हैं, वो सारी चीजें, इस तरह का जो भी स्टडी होता है, ये जो पद्धति इसमें यूज होती है, ये होती है आपकी आइडियलिस्टिक और फेनोमेनोलॉजिकल। तो बेसिकली मुझे इसमें जितना समझ में आया है मैं आपको इसके बारे में बता दिया हूँ। अब ज़्यादा आपको इसकी डिटेलिंग नहीं करनी है। बेसिकली दोनों का कॉन्सेप्ट यही है, आइडियलिस्टिक और फेनोमेनोलॉजिकल मेथड का। और नाम मैंने आपको दो दो लोगों के बता दिए आइडियलिस्टिक में, और दो विचारकों के नाम मैंने आपको बता दिए फेनोमेनोलॉजिकल मेथड में। मेथड में अगर आप इतना भी लिख देंगे तो आपके लिए सफिशिएंट होगा। अगर आप चाहें तो काफ़ी मैटर आपको मिल जाएगा आइडियलिस्टिक मेथड के बारे में और फेनोमेनोलॉजिकल मेथड के बारे में, लेकिन उतना लंबा लिखने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि क्वेश्चन ये तो आएगा नहीं कि सिर्फ विधि पर ही आप लंबा लिखिए। क्वेश्चन तो पूरे ह्यूमनिस्टिक जियोग्राफी को लेके आएगा। तो विधि के बारे में अगर आप 50-60 वर्ड भी लिख देंगे, इंपॉर्टेंट नाम लिख दीजिए, और जो भी अभी मैंने बताया कि जिस तरीके से इसमें स्टडी होता है वो लिख दीजिए, तो आपका विधि वाली हेडिंग जो होगी वो बिल्कुल सही हो जाएगी। वो इतना परफेक्ट रहेगा, क्योंकि अभी आपको और भी बहुत सारी चीजें इसमें बतानी है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और अगला जो हमारा इसमें टॉपिक है वो है बेसिकली जो हमारा, एक चीज मैं यहाँ पे और ऐड कर दूं, फिर से मैं बता रहा हूँ कि जो हमारा ह्यूमनिस्टिक जियोग्राफी है ये 4 चीजों पर आधारित है: मानव की सृजनात्मकता, मानवीय चेतना, मानव एक कर्ता के रूप में, और मानव की जागरूकता।
ह्यूमन क्रिएटिविटी, ह्यूमन कॉन्शियसनेस, ह्यूमन एजेंसी और ह्यूमन अवेयरनेस। ये चीज़ मैं स्टार्टिंग में भी मैंने बताई थी, लेकिन मुझे लगा कि एक जगह सबको एक साथ मैं बता दूं तो जिससे आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ह्यूमनिस्टिक जियोग्राफी का बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि हम मानव की जो कार्यकुशलता है उस पर जोर दें, मनुष्य की जो क्षमता है उस पर फोकस करें, क्योंकि मनुष्य इतना क्षमतावान है कि वो किसी भी चीज को हासिल कर सकता है। तो कहीं ना कहीं जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि पॉसिबिलिज्म, संभववाद की झलक आपको मिलेगी मानवतावाद में। जो चीजें संभववाद में बताई गई थी ऑलमोस्ट वही चीजें मानवतावाद में भी बताई गई थी। तो तभी तो मैंने बताया कि बेसिकली इसकी स्टार्टिंग हम ब्लाश से करते हैं। ब्लाश ने संभववाद दिया, उसके बाद कुछ समय के लिए ये विचारधारा थोड़ी सी समाप्त नहीं कह सकते क्योंकि कोई भी चिंतन फलक पूर्णतः समाप्त नहीं होता, लेकिन थोड़ा सा डाउन आ गया। थोड़ा सा ये विचारधारा संभववाद वाली विचारधारा नीचे हो गई, अन्य विचारधाराओं ने अपना स्थान ले लिया। नवनियतिवाद की विचारधारा आ गई, प्रसंभाव्यवाद की विचारधारा आ गई, फिर तो क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन आ गया, बिहेवियरल जियोग्राफी आ गई। लेकिन उसके बाद 1960 के दशक के अंतिम समय में जो संभववाद की विचारधारा लुप्त हो चुकी थी उसने फिर से कह सकते हैं उसका उत्थान हुआ, उसका उदय हुआ, और मानवतावाद की इस विचारधारा में भी हमको कहीं ना कहीं संभववाद वाली झलक देखने को मिलती है, जो कि आपको यहाँ हेडलाइंस में देखने से लग रहा होगा। अब फाइनली हम लोग इस टॉपिक के एंड की ओर बढ़ रहे हैं, और सबसे अंत में सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे लास्ट में मैं इसकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ। एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंट है और ये आपको रटनी पड़ेगी। ये चीज़ है मानवतावादी भूगोल की विषय वस्तु क्या होनी चाहिए, हम क्या क्या इसमें स्टडी करेंगे, ये चीज़ बताई है ईफू तुवान ने। तो यहाँ पर आप अपने से कुछ भी नहीं जोड़ सकते हैं क्योंकि ईफू तुवान ने इन चीज़ों को बताया है। तो जो ईफू तुवान ने बताया है वो आपको पढ़ना पड़ेगा। ईफू तुवान ने 5 चीज़ें बताई हैं जिनको कि हम मानवतावादी भूगोल में स्टडी करेंगे अकॉर्डिंग टू ईफू तुवान। पर्सनल जियोग्राफी, टेरिटरी एंड प्लेस, क्राउडिंग एंड प्राइवेसी, लिवलीहुड एंड इकोनॉमिक्स और रिलीजन। मतलब कि पर्सनल जियोग्राफी, स्टडी ऑफ मेंटल मैप। कहीं मेंटल मैप ऑलरेडी हम लोग बिहेवियरल जियोग्राफी में पढ़ चुके हैं, तो पर्सनल जियोग्राफी में यही बताया तुवान ने कि हमें मेंटल मैप की स्टडी करनी चाहिए। टेरिटरी एंड प्लेस, इलाका और स्थान, इसमें बताया कि किसी स्थान का अध्ययन हमें मानवतावादी दृष्टि से करना चाहिए क्योंकि मनुष्य का किसी पर्टिकुलर स्थान से काफी इमोशनल अटैचमेंट होता है। भीड़ और एकांत, भीड़ और एकांत, भीड़ और एकांत के बारे में बताया ईफू तुवान ने कि व्यक्ति के सोचने का तरीका अलग अलग होता है। भीड़ में ऐसा माना जाता है कि जो क्राइम होता है वो भीड़ में कम होगा, एकांत में ज्यादा होगा। तो भीड़ में व्यक्ति के सोचने का तरीका थोड़ा अलग होता है, एकांत में सोचने का तरीका थोड़ा अलग होता है। तो भीड़ और एकांत, इन 2 चीजों को भी हमको अपने अध्ययन में शामिल करना चाहिए कि लोग अलग अलग स्थितियों में किस प्रकार के विचार रखते हैं। जीविका एवं अर्थनीति, लिवलीहुड और इकोनॉमिक्स, मतलब किस प्रकार से लोगों की जीविका चल रही है। इकोनॉमिक्स की बात की, अर्थनीति की बात करते हैं। और इसके पश्चात जो इनका 5वां पॉइंट है वो है रिलीजन, मतलब कि जहां की भी हम स्टडी कर रहे हैं वहां पर धर्म अपना कितना प्रभाव डाल रहा है, धर्म का क्या वहां पे रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है रिलीजन का। तो इस प्रकार से ईफू तुवान के अकॉर्डिंग जो हम लोगों का ह्यूमनिस्टिक जियोग्राफी है उसमें हम इन 5 चीजों की स्टडी करेंगे। पर्सनल जियोग्राफी की, टेरिटरी एंड प्लेस की, मतलब कि जहाँ का अध्ययन कर रहे हैं वहाँ के जो लोग हैं उनके मेंटल मैप की स्टडी हम करेंगे। टेरिटरी एंड प्लेस का मतलब पर्टिकुलर जिस प्लेस की हम स्टडी कर रहे हैं उसमें हम देखेंगे कि लोगों का कैसा जुड़ाव है वहां से। भीड़ और एकांत की बात की, लिवलीहुड एंड इकोनॉमिक्स और रिलीजन। अब इसको रटने के लिए आप कर सकते हैं कि बार बार इन हेडलाइंस को देखिए, आपको आसानी से याद हो जाएगा। और जब भी ह्यूमनिस्टिक जियोग्राफी पे क्वेश्चन लिखने के लिए आएगा तो आप इस चीज को जरूर ऐड करेंगे, क्योंकि ये बात बताइए ईफू तुवान ने, जो कि जनक माने जाते हैं, जिन्होंने सबसे पहले ह्यूमनिस्टिक टर्म का यूज किया।
तो इस पॉइंट को बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और अब फाइनली हम लोग लास्ट में चलते हैं अपने इस क्रिटिसिज्म पे, आलोचना में। और आलोचना बहुत ज़्यादा इसकी इम्पोर्टेंट है। आलोचना में ज़्यादा कुछ हमें नहीं बताना है, सिंपल सी इसकी आलोचना है कि एक ओर तो जहाँ हम क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन की स्थिति हो चुकी थी, हम इतना आगे बढ़ चुके थे, वहाँ फिर से जो पॉसिबिलिज्म वाली विचारधारा है, वैसी उसके जैसी विचारधारा का उदय होना थोड़ी मतलब कह सकते हैं कि उतना उचित नहीं लगता है। क्योंकि हम यद्यपि मनुष्य की सृजनात्मकता और मनुष्य की जो क्षमता है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, लेकिन हम सिर्फ इसी पर फोकस नहीं कर सकते। नेचर का भी अपना रोल होता है, सभी चीज़ों का अपना रोल होता है। तो हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि ह्यूमन क्रिएटिविटी, ह्यूमन कॉन्शियसनेस, ह्यूमन अवेयरनेस, मानव की जो एबिलिटी है, ह्यूमन की जो एबिलिटी है, इन सभी चीज़ों पर हम हर चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं इन चीज़ों से, ऐसा नहीं है। हमें और चीज़ों को भी इम्पोर्टेंस देनी होगी। तो कुछ ज़्यादा ही जोर देती है ये विचारधारा ह्यूमन के ऊपर, जो कि उचित नहीं है। और जो ये लोग क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन का विरोध करते हैं, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो ये चीज़ मैंने आपको बिहेवियरल में भी बताई थी कि आ, मैंने फ्रेंड्स मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ, आप इसे नोट कर सकते हैं। पहला मैंने आपको पॉइंट बता दिया, अब दूसरा पॉइंट सुनिए। आज की जो हमारी कंडीशन है, जो हमें इतने डाटा मिले हैं, और डाटा से ही प्लानिंग होती है, डाटा का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। और अगर क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन ना आया होता तो ये सारी चीज़ें हो ही ना पाती। तो क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन की बहुत आलोचना करना, उसको नेग्लेक्ट करना, ये बिल्कुल भी गलत कह सकते हैं, बिल्कुल भी ये सही नहीं है। क्योंकि अगर डाटा ही नहीं होगा तो प्लानिंग कैसे होगी, और ह्यूमन का कल्याण, मानव का कल्याण कैसे हो पाएगा, ह्यूमन वेलफेयर कैसे हो सकता है। तो क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन की ज़्यादा आलोचना भी उचित नहीं है, उसको नेगलेक्ट करना भी सही नहीं है। और अगर हम इस तरीके से स्टडी करेंगे जिस प्रकार से ह्यूमनिस्टिक जियोग्राफी में बताया गया है, तो अगर हम मेंटल मैप की स्टडी करेंगे, पर्सनल जियोग्राफी, निजी भूगोल इत्यादि का अध्ययन करेंगे, तो हम कैसे किसी सार्वभौमिक सिद्धांत तक पहुंच पाएंगे। हर पर्टिकुलर टॉपिक पे अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार होते हैं, तो इससे एक पर्टिकुलर सार्वभौमिक सिद्धांत बनाने में कठिनाई आएगी, मॉडल्स के निर्माण में समस्या आएगी। और इस प्रकार से मानवतावादी अध्ययन करने में हम साइंटिफिक स्टडी नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो कहीं ना कहीं जैसा मैंने भी बताया आपको कि मैथ, स्टैटिक्स और जियोमेट्री, यद्यपि ये बात भी सही है कि मानव कुछ ऐसी चीजें होती हैं जहां पर हम मैथ, जियोमेट्री और स्टैटिक्स का यूज नहीं कर सकते, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी भी चीजें होती हैं जहां पर इनका यूज करना जरूरी हो जाता है। अब अगर आपको किसी एरिया की प्लानिंग करनी है, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, प्लानिंग करनी है आपको, प्लानिंग करने के लिए तो आपको इंस्ट्रूमेंट चाहिए। आपको एक मकान अगर बनाना है, या आपको कोई, मान लीजिए मकान छोड़िए, आप किसी शहर में कोई एक इम्पोर्टेंट बिल्डिंग बनानी है, कोई इम्पोर्टेंट ऑफिस बनानी है, उस शहर की कोई इम्पोर्टेंट प्लानिंग करनी है, तो क्या होगा, आपको ज्योमेट्री का नॉलेज होना चाहिए। आपको मैथ, स्टैटिक्स, ज्योमेट्री का यूज करके आप मैप का फॉर्मेशन करेंगे। उसके बाद आप उस पे निर्माण कार्य शुरू करेंगे। यहाँ पर जो बिहेवियरल जियोग्राफी वाली बातें हैं और जो ह्यूमनिस्टिक जियोग्राफी वाली बातें हैं वो लागू नहीं हो पाती हैं। यहाँ पर क्या लागू हो रहा है, यहाँ पर मैथ, जियोमेट्री और स्टैटिक्स लागू हो रहा है। तो मेरे कहने का यही मतलब है कि बिहेवियरल जियोग्राफी के जो समर्थक थे, ह्यूमनिस्टिक जियोग्राफी के जो समर्थक थे, वो बहुत ज़्यादा आलोचना करते थे क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन की। लेकिन अब आप जब आप ध्यान से इस पर थोड़ा सोचेंगे तो आपको ये लगेगा कि आज की जो स्थिति है, आज जो इतनी प्लानिंग हो रही है पॉपुलेशन जियोग्राफी में, अर्बन जियोग्राफी में, आपके शहर में भी कुछ ना कुछ प्लानिंग हो ही रही होगी, हर जगह नगर नियोजन के कार्य चलते ही रहते हैं। तो बिना जियोमेट्री के, बिना स्टैटिक्स के पॉपुलेशन जियोग्राफी की तो मतलब कह सकते हैं बिल्कुल जान है स्टैटिक्स, सांख्यिकी, डाटा। अगर वो डाटा ही नहीं होगा जनसंख्या भूगोल का, तो प्लानिंग कैसे होगी, सरकार प्लान कैसे करेगी। अगर जियोमेट्री का यूज नहीं होगा तो अर्बन प्लानिंग कैसे हो पाएगी, किसी स्थान पर किसी भवन, ऑफिस, किसी चीज का निर्माण कैसे हो सकेगा।
तो मैथ का, ज्योमेट्री का, स्टैटिक्स का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। मानव व्यवहार का भी इम्पोर्टेंस अपना है। तो जो चीज़ मैंने आपको बिहेवियरल में बताई थी वही चीज़ यहाँ पर आप सेम टू सेम लिखेंगे, इसलिए बिहेवियरल वाला अध्याय एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। फाइनली ये तो हो गई आलोचना। निष्कर्ष में आप क्या लिखेंगे? निष्कर्ष में आप फाइनली ये लिख सकते हैं आलोचना लिखने के बाद, अंततः हम यह कह सकते, ऐसे आप लिखेंगे कि अंततः हम यह कह सकते हैं। देखिए दोस्तों, हर आंसर में आप आलोचना लिखने के बाद अगर समय बचे, थोड़ा सा समय बचा लीजिएगा और मात्र 20 से 25 वर्ड आपको लिखने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप इसको लिख देंगे तो आपका आंसर बहुत ही अच्छा हो जाएगा। मान लीजिए आपने आलोचना कर दी, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होंगे, आलोचना के बाद आंसर को रोक देंगे, वहीं खत्म हो जाएगा उनका आंसर। लेकिन आपको ऐसे लिखना नहीं है, क्योंकि आपको जिस तरीके से पढ़ाया गया है बिल्कुल डीपली, तो आपको भी वो दिखाना है कि आपने कितना ज़्यादा डीपली इन टॉपिक्स की स्टडी कर रखी है। तो आप फाइनली लास्ट में ये लिखेंगे कि अंततः उपरोक्त विवरण से, इसी तरह आपको लिखना है, अंततः उपरोक्त विवरण से पूर्णतया स्पष्ट है कि एक ओर जहां मात्रात्मक क्रांति और प्रत्यक्षवाद की जो विचारधारा है उसका भी अपना महत्व है, और जो मानवतावादी विचारधारा है इसका भी अपना इम्पोर्टेंस है। लेकिन दोनों में से हम एक को नहीं चुन सकते हैं। अगर हमें भूगोल विषय को आगे ले जाना है, मानव का कल्याण हो सके, तो हमें क्या करना होगा? हमें दोनों को साथ साथ लेके चलना होगा। और इसके लिए हमारी जो अध्ययन की पद्धति हो वो इतनी लचीली हो, वो बिल्कुल ऐसी ना हो कि हम मैथ का यूज़ कर रहे हैं तो मैथ का ही यूज़ करेंगे, ऐसा ना हो। हमारी जो मेथड हो, हमारा जो पद्धति हो, अध्ययन का जो तरीका हो, वो इतना लचीला हो कि हम जब हमें ज़रूरत हो तो हम व्यवहार वाले, मानवतावादी वाली स्टडी भी कर लें, उस तरीके का भी अध्ययन कर लें, और जब हमें आवश्यकता पड़े तो हम मैथ का, ज्योमेट्रिक और स्टैटिक्स का भी यूज़ कर लें। तो ये हमारी पद्धति सबसे ज़्यादा सही होगी जिसमें हम दोनों का यूज़ करेंगे। और फ्रेंड्स, इस प्रकार से जो आपका आंसर बिल्कुल सही स्थिति में जाके कंप्लीट होगा, और ये तरीका आपको हर आंसर में करना है। एक मैं आपको और एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आप लिख रहे हैं क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन की आलोचना। शायद मैंने वहाँ पे नहीं बताया इसको, लेकिन यहाँ इस वीडियो को देखने के बाद आप वहाँ पे ऐड कर लीजिएगा इसे। आलोचना तक मैंने बताया था। फाइनली आप लिखेंगे इसी तरीके से कि उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि यद्यपि क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन भी जरूरी है, और हर जगह हम क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन, मैथ, ज्योमेट्री, स्टैटिक्स का यूज़ तो कर नहीं सकते हैं। तो सही क्या है वो आपको पता है। दोनों को साथ में जब तक हम लेके नहीं चलेंगे तब तक हमारे लिए उचित नहीं होगा। तो सबसे सही स्थिति यही है कि हमें दोनों चीज़ों को साथ में लेके चलना होगा। हमें मैथ, ज्योमेट्री, स्टैटिक्स का भी यूज़ करना होगा, और हमें जो मनुष्य का व्यवहार है उसको भी इम्पोर्टेंस देनी होगी। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स, ह्यूमनिस्टिक जियोग्राफी का ये अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। मैंने पूरा प्रयास किया है कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जटिल ये टॉपिक था। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो बुक्स में आपको क्लियर नहीं समझ में आ पाएंगी। तो मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया, और अभी भी अगर आपके कहीं डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ डाउट तो रह ही जाते हैं। मैं भी समझ सकता हूँ कि थॉट के जो ये टॉपिक्स हैं ये एक बार में जल्दी समझ में नहीं आ पाते हैं, लेकिन मैंने पूरा प्रयास किया कि आपको समझ में आ जाए। और एक चीज़ मैं आपको हिंट दूंगा कि ज़्यादा फोकस करिए मेन कॉन्सेप्ट पे, बाकी चीज़ें आप रट सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि रटना सही नहीं है, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। देखिए, समझ के रटिए तो बेहतर है। अब मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए आपको नामों को याद करना है, या अभी जो मैंने आपको बताया था, जो मानवतावाद की विषय वस्तु बताई है इफुतवान ने, पर्सनल जियोग्राफी, टेरिटरी एंड प्लेस, 5 चीज़ें बताई हैं, तो उसको तो आपको रटना ही पड़ेगा। उसको आप कैसे करेंगे? तो रटना गलत नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ रट लेना, उसे समझना नहीं, ना समझना, ये गलत है। तो जो भी चीज़ें आपको थोड़ी सी डिफिकल्ट लगे उसको बार बार पढ़िए, दिमाग में थोड़ा सा उसको बैठाने का प्रयास करिए, समझ में भी आएगी। और जो नाम है वो तो आपको बार बार देख के रटने पड़ेंगे, तो नाम को बार बार देखिए, और सबसे ज़्यादा फोकस करिए मेन कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, जो मेन कॉन्सेप्ट है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब जैसे
एग्जाम्पल के लिए ह्यूमनिस्टिक जियोग्राफी में मेथड मैंने आपको बताया, मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई। ये चीज़ें मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि अगर बाई चांस कभी लॉन्ग आंसर आता है तो आप इसे लंबे में लिख सकें। लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंट क्या है? ये सारी चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है सिर्फ इसका मेन कॉन्सेप्ट और इफुतुआन का नाम, बस 2 चीज़ें। मेन कॉन्सेप्ट आप जानते हैं, इफुतुआन के बारे में जानते हैं, तो आपका काम हो चुका है फिर। तो मेन कॉन्सेप्ट पे फोकस करिए, और हालांकि लॉन्ग लिखने के लिए तो आपको बाकी चीज़ें याद करनी पड़ेंगी, लेकिन जो आपका मेन फोकस होना चाहिए वो मेन कॉन्सेप्ट पे होना चाहिए। मेन कॉन्सेप्ट अगर आपका तैयार होगा तो बाकी चीज़ें आसानी से आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो फिलहाल इस अध्याय में इतना ही फ्रेंड्स, और अगर आपको ये अध्याय अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिलहाल इस अध्याय में इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।